हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए 40 प्रश्नों का प्रिंट आउट निकलवा लिया है और ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि कौन से होंगे 40 प्रश्न। देखिए, इसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का और उसके बाद है फिजिक्स का। मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट आपका टॉपिक रखा गया है। जिसमें देखिए पहला वाला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 7 से कम, 7 से ज्यादा, 5 या 0। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पीएच पेपर, जैसे कि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कितना तक होता है, 14 तक होता है। और यहाँ पे बीच में क्या रहता है, 7 रहता है। तो 7 के जो इधर आता है वो अम्ल रहता है, ठीक है, अम्ल होता है। और 7 के जो इधर आता है ये होता है क्षार। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ना कि 7 से ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा 7 से कम। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। देखिए क्षार का पीएच मान सेम अम्ल के अपोजिट, अम्ल का कितना है, 7 से कम है, तो क्षार का कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो क्वेश्चन पूरा देखिएगा वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल का मतलब कि वाटर, H2O, H2O का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे जो बीच में होता है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि 7, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। हाइड्रोजनों की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या यहाँ पे पूछा है। तो अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। अब इसमें पूछा है हाइड्रोजन के परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट में ही दिया है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि खाने के सोडा का खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के जो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एंड इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन के सेट है और टोटल 8 पेज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में और इसमें हम लोग से पूछा है कि निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो चूने का पानी ये अम्लीय नहीं होती। नींबू का रस, पहले ही पता चलेगा कि नींबू का रस क्या होता है, अम्लीय होता है। मतलब अम्ल का सीधा सा मतलब जो स्वाद में खट्टा होता है। समझ गए, पहचानने का ये थोड़ा सा ट्रिक है। और शुरू शुरू में तो हम लोग यही पढ़े हैं कि जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कि नेटल पौधे की पत्तियों से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेटल एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों से एक अम्ल स्रावित होता है और कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि भोजन के पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमाशय रसों का पीएच मान कितना होता है। तो जब भोजन का पाचन होता है तो अग्नाशय रस निकलते हैं, अमाशय रस निकलते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो वो 7 से कम होता है। वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। समझ गए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी और विरंजक चूड़े। तो विरंजक चूड़े जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूड़े का उपयोग हम जल को शुद्धिकरण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें दिया गया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और उसके बाद से ये जो जल का पीएच मान बताया ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी याद करिएगा। ठीक है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन 1, मतलब कि 10 क्वेश्चन खत्म हो गए किस चीज के, आपके केमिस्ट्री के। अब आ गए आपके बायोलॉजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें दिया गया हम लोग को कि शरीर का मुद्रा किसे कहते हैं। तो आप लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शरीर का मुद्रा क्या होता है, तो एटीपी होता है, एडिनो ट्राइफास्फेट। याद कर लीजिए, एडिनो ट्राइफास्फेट। उसी तरह से एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनो डाइफास्फेट होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि रंध्रों में द्वार कोशिका की संख्या कितनी होती है। अब रंध्र जो होते हैं जिसे पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो उसमें द्वार कोशिका की जो संख्या होती है वो 2 होती है। मतलब कि
ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया कि मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन, मनुष्य में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया कि रंध्र का संबंध किससे, रंध्र का जो संबंध है वो किससे है, तो परासरण से है या विसरण से है या वाष्पोत्सर्जन से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, मतलब कि रंध्रों से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, तो श्वसन में निभाता है। अर्थात श्वसन के दौरान हम लोग जो O2 ग्रहण करते हैं वो O2 फेफड़ों से निकाल के और मतलब कि कहाँ ले जाता है, तो ब्लड में मिलाने का कार्य करता है कौन, मतलब कि ब्लड में लेके जाने का कार्य करता है कौन, हीमोग्लोबिन। समझ गए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हम लोगों को पूछा गया है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वास नली की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि पेड़ पौधे श्वसन किसके द्वारा, अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया, अभी बताया, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। पेड़ पौधे किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो रंध्रों के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, और इसमें पूछा है कि मानव द्वारा वायु ग्रहण करने और बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव द्वारा वायु ग्रहण करने और बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय के संबंध में मुख्य संरचनाओं क्या होती है। मुख्य संरचना जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे वायु कोश बोलते हैं। मतलब कि जब फेफड़ों में वायु एंटर करती है तो छोटे छोटे गुब्बारे टाइप के होते हैं, वो फूल जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वायु कोश। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 10th क्वेश्चन खत्म हो गया। और अब देखिए ये फिजिक्स के आपके क्वेश्चन आ गए, और फिजिक्स के टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि प्रकाश का अदीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत एक होता है क्या चीज, अदीप्त, अदीप्त, ठीक है, और एक होता है दीप्त। तो दीप्त का मतलब क्या होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे क्या चीज, सूर्य, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। अदीप्त का मतलब क्या होता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और तारे, यहाँ पे तारे भी हो जाएगा, ठीक है, तारों के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है। तो दीप्त, यहाँ पे पूछा है अदीप्त स्रोत, अदीप्त का मतलब कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो चंद्रमा जो है वो स्वयं का प्रकाश उसके पास नहीं है, वो सूर्य के जो प्रकाश होता है उसी के रिफ्लेक्शन से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा अदीप्त स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए स्टार लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो देखिए इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि F बराबर होता है R/2। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो आधी होती है। कितनी होती है, आधी। आधी दिखा गया, 2 से भाग दिया गया, इसका मतलब आधी होती है। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जब भी कोई प्रतिबिंब बने जो वास्तविक हो, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समझ गए ना, इस प्रकार से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, और इसमें हम लोग पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात की, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। दर्पण की क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग को दिया है क्या चीज, अब फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि F बराबर R/2, और हम लोग को दिया फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 बराबर R/2। ये R है, R को 2 को इधर भेज दीजिए, R = हो जाएगा 10 × 2, मतलब कि R बराबर 20। कितना हो जाएगा, R बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको केवल क्वेश्चन का आंसर ही बता रहा हूँ, पूरा ऑप्शन पढ़ने नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा। देखिए, तो जब भी अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, तो जब भी अनंत पर यदि वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस दूरी पर बनेगा, और यदि फोकस पर रखी गई है तो वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझिए, दोनों अपोजिट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों में वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लेंस बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए जल का भी उपयोग कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं और प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं, इसको भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग को कि इनमें से कौन सा नेत्र का भाग है? इसमें से कौन सा नेत्र का भाग है? तो रेटिना, पुतली, आइरिस, ये सभी नेत्र के भाग है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? तो आइरिस के मध्य में जो छोटा छिद्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुतली। समझ गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये भी गोल्डन क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा के लिख लीजिए। और स्वस्थ मनुष्य के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो होती है अनंत होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? इसे भी आप स्टार लगा के लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए निकट दृष्टि दोष मतलब किसी पढ़े निकट, इसको रुक रुक के पढ़ रहे हैं निकट, तो इसको याद कर लीजिए अवतल, इसको भी रुक रुक के पढ़ रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से यदि दूर दृष्टि दोष हो तो अवतल का उल्टा उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए और इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन और बचा है, पूरे आपके क्वेश्चन खत्म हो गए 40। और देखिए दिया गया है कि मनुष्य में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो मनुष्य में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल बोलते हैं। समझ गया, मतलब कि आपका रेटिना ना दे दृढ़ पटल भी दे दे तो आप लोग दृढ़ पटल लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कौन से दृष्टि दोष का निवारण नहीं हो सकता है? इसमें से कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसका निवारण नहीं हो सकता है? तो अबिंदुता, वर्णांधता, मोतियाबिंद या जरा दृष्टिता। तो जो वर्णांधता है इसका निवारण नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो देखिए जो दोष होता है वही उसको दिखाई नहीं देती है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट अर्थात पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मनुष्य के जो नेत्र में लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो द्विव उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क में जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं, अधो बिंदु कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके टोटल खत्म हो गए 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि इसके बावजूद कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। अबाउट में लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।